हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम आपके काफी नजदीक हैं और सबसे अच्छा जो आपके पास अब की बार प्रॉफिट में है वो ये है कि आपके फर्स्ट पेपर जो है वो फिजिक्स का ही है। यानी फिजिक्स की तैयारी करने के लिए आपके पास काफी समय अब की बार मौजूद है। अन्यथा इससे पहले जितनी भी एग्जाम होती थी उनमें 1 या 2 दिन का गैप होता था, तो अगर रिवीजन नहीं हो पाता था। अब की बार आपकी फर्स्ट पेपर जो है वो फिजिक्स का ही है, ये आपको पता है टाइम टेबल के अनुसार। तो आप अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आप कंप्लीट कीजिए। तो हम यहाँ पर एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 1 या 2 दिन के अंदर सभी क्वेश्चन का आपकी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जो एग्जाम की दृष्टि से जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, तो वो आपकी रिविजन की एक सीरीज हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है, दर्पण समीकरण यानी मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, या हम ये कह सकते हैं कि बिंब की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v और फोकस दूरी f के बीच में क्या रिलेशन है, वही कहलाता है दर्पण समीकरण। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब की बार हो सकता है कि आपके 1.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी जाए, तो कर लेते हैं इसका एक बार रिवीजन। यहाँ पर हमारे पास दर्पण समीकरण जो है वो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, ये दोनों ही दर्पणों के लिए जो समीकरण आएगा वो आपके सेम होगा। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है अवतल दर्पण का, तो आप अवतल दर्पण का समझाइए, उत्तल का आता है तो उत्तल का समझाइए। और अगर किसी का नाम लिख के नहीं आता है, सिर्फ आता है कि किसी गोल या दर्पण के लिए या दर्पण समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आप कोई सा भी मिरर यूज करके उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो माना कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, माना कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक जो है वो काफी छोटा होता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ पर समझाने के लिए बड़ा इसको यूज किया गया है। और माना कि ये इसकी मुख्य अक्ष है जो कि इसके पोल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट मान लीजिए कि ये इसकी फोकस बिंदु है, यहाँ पर कैपिटल F, और P से F के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी यहां से लेकर P के बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी, क्योंकि दूरियों का मापन जो होगा वो पोल से ही किया जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि फोकस दूरी का दुगुना जो होता है वहां पर वक्रता केंद्र होता है, जिसको कि हम वक्रता त्रिज्या यूज करते हैं। वक्रता त्रिज्या के ऊपर जो आपके बिंदु होगा वो होगा उसका वक्रता केंद्र, जिसको मैं दर्शा देता हूँ C से। यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, सेम होगी। अब हमारे पास टारगेट ये है कि कोई बिंब है यानी कोई वस्तु है, वो मान लीजिए C से दूर स्थित है। जो यहाँ पर आपके बोला जा रहा है उसको आपको लैंग्वेज में भी लिखना है। ध्यान रखना कि आपने क्या प्रोसेस किया है। तो हमारे पास ये कोई बिंब है और यहाँ पर बिंब है A और B। बिंब आपके पास में है C से दूर यानी C और अनंत के मध्य। तो हम जानते हैं अगर आपकी वस्तु या जो बिंब है वो वक्रता केंद्र से दूर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। हम यहाँ पर इसका निर्माण करके भी देख लेते हैं। तो माना कि हमारे पास कोई बिंब से एक रे जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण पर आपतित होती है। माना कि आपतन बिंदु कौन सा है, M है। ये हो गई इसकी आपतित किरण AM। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो किरण होती है वो हमेशा उसके फोकस से गुजरती है। तो ये जो रे होगी वो आपके फोकस से गुजरेगी। इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से इसको बिल्कुल परफेक्ट लाइन बना सकते हैं। सेकंड, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ इस बिंब से कोई रे जो है इसके पोल पर आपतित होती है। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई रे पोल पर आपतित होती है, जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वो वापस लौट कर जाती है। यानी जितने एंगल पर आपतित होगी उतने ही एंगल से वो परावर्तित होती है। और हमारे पास P से ये जो मुख्य अक्ष गुजर रही है वो P बिंदु पर अभिलंब ही होता है, क्योंकि मिरर पर आपतित किसी भी बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो हमेशा उसके C से गुजरता है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों समान होंगे। तो यहाँ पर डायग्राम के अनुसार आपको दिख रहा होगा ये इसकी परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण इस पॉइंट के ऊपर मिलती है रियल में। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ A' और ये नाम दे दिया मैंने B'। तो हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो इसका द्वारक है ये छोटा होता है। यहाँ पर जो भी एंगल होते हैं वो अत्यल्प होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास M से यदि मैं एक अभिलंब डालता हूँ तो वो आपके यहाँ इस पॉइंट पर आएगा। लेकिन पतला होने की वजह से हम MP को जो है MP को ही एक सीधी सरल रेखा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो MP जो है वो एक सीधी सरल रेखा है छोटे द्वारक के लिए और अत्यल्प कोण की स्थिति के लिए।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर जो प्रोसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है उसको आप थोड़ा थ्योरी के रूप में लिख लीजिए, जिसके अनुसार क्या होगा कि माना कि कोई अवतल दर्पण है जिसके बाईं ओर कोई बिंब AB है जो कि उसके वक्रता केंद्र से दूर स्थित है, तब उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है और प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, उसकी वास्तविक होगी, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारे पास इसका द्वारक और इसका जो कोण है वो अत्यल्प लिया जाता है, तब हम यहाँ पर MP को जो है एक सीधी सरल रेखा मान सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन के अनुसार सूत्र स्थापना की ओर। ये लैंग्वेज आपकी यहाँ पर 2-3 लाइनों की है, वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल काम में लेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AB और P से, त्रिभुज AB और P से, तथा दूसरा जो त्रिभुज है वो आप यहाँ पर प्रतिबिंब का देख लीजिए, वह त्रिभुज A'-B'-P से। ये 2 त्रिभुज आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ABP ये वाला और A'-B' और P, ये दोनों त्रिभुज अब आप यहाँ पर फोकस कीजिए। हमारे पास ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। किस कारण से हैं वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। बाकी ध्यान दीजिए आप यहाँ पर B बिंदु पर जो आपके एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यानी एंगल A'-B'-P बराबर एंगल ABP, और ये कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेकंड हमारे पास जो एंगल है यानी P बिंदु पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल और ऊपर वाले त्रिभुज के लिए ऊपर वाला एंगल जो है वो सेम है, यानी एंगल A'-P'-B' बराबर है APB। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, यानी P बिंदु पर बनने वाले एंगल बराबर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के 2 एंगल बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि उसका तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए हमारे पास तीसरा एंगल जो बचता है A बिंदु पर बचता है, यानी हमारे पास B' A' और P, यानी B' A' और P बराबर होगा एंगल BAP के। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जब हमारे पास किसी 2 त्रिभुजों के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, यानी एक जैसे दिखने वाले होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं परस्पर समरूप हैं। तो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के अनुसार अगर 2 त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पर उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनके त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, जिसके अनुसार हमारे पास हो जाएगा B'-A', यानी इस त्रिभुज का लंब बटे में इस त्रिभुज का लंब, यहाँ पर आ जाएगा BA बराबर हमारे पास इस त्रिभुज का आधार, तो आधार हो जाएगा P से B' तक, P B'। यहीं से ही थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण, लंब बटा लंब, ये तीनों आपस में बराबर होंगे जब वो समरूप होते हैं। तो हमने यहाँ पर डैश वाले ऊपर लिए हैं, तो आप यहाँ पर लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, तो आप यहाँ पर इसका आधार देखिए, P से लेकर B तक का ये इसका आधार है, यानी PB। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इन दोनों समरूप त्रिभुजों से प्राप्त हो जाता है। हमारे पास AP और A'-P इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस त्रिभुज से रिलेटेड कर्ण वाली भुजा का इस्तेमाल नहीं किया है। अब नेक्स्ट देखिए आप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ त्रिभुज A'-B'-F, व A'-B' और F, ये छोटा सा त्रिभुज A'-B' और F, ये बिंदु F यहाँ पर है आपकी, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखना, ये छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ये वाला, और अब आपके पास एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, फोकस कीजिए, FPM, और ये MP जो है एक सीधी सरल रेखा ही है छोटे द्वारक और अत्यल्प कोण के लिए। तो ये हमारे पास एक भुजा हो गई, ये F से P और F से M, एक त्रिभुज है ये। तो ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप ही आएंगे
वो कैसे आएंगे देखते हैं। वह त्रिभुज हमारे पास हम यूज कर सकते हैं एम फिर पी और एफ परस्पर समरूप हैं, परस्पर समरूप हैं। किस कारण से है वो कारण हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी आपको क्लियर हो चुका होगा। इस त्रिभुज के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि बी बिंदु पर तो आपके 90 का एंगल बनेगा ही बनेगा। सेम इसी प्रकार से एम से यहाँ पर पी बिंदु की बात करते हैं तो ये एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 90 का होगा। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा यानी ए डैश बी डैश और एफ बराबर एंगल हमारे पास में आ जाएगा एम पी और एफ, ये बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी बी बिंदु पर 90 है और पी बिंदु पर मुख्य अक्ष के साथ ये 90 डिग्री का एंगल है। सेकंड बात करते हैं एफ पॉइंट पर, तो एफ पॉइंट पर ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। यानी हमारे पास ए डैश एफ और बी डैश बराबर होगा, एंगल हमारे पास में आ जाएगा एम एफ और पी। जिस एंगल को निकालना चाहते हो उसको आप मध्य में रख दीजिए तो वो एंगल पता चल जाता है कि किसके लिए आप निकाल रहे हो। तो जो मध्य में आता है बिंदु एंगल उसी का ही निकलता है। तो यहाँ पर एफ मध्य में है तो एफ बिंदु पर इस साइड में और इस साइड में बनने वाला जो कोण होगा वो शीर्षाभिमुख कोण होगा जो कि आपस में बराबर होंगे। और वही कंडीशन है कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास एंगल कौन सा बच जाता है, बी डैश पर बन चुका है, एफ पर बन चुका है, तो एंगल बच गया ए डैश पर और एम बिंदु पर। तो हमारे पास ये था चौकी, इसलिए हमारे पास में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी डैश ए डैश एफ बराबर होगा एंगल में हमारे पास में पी एम और एफ ये बराबर होंगे। तो जब किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वो हम जानते हैं समरूप होंगे। तो सेम वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, लंब बटा लंब आधार बटा आधार। अब की बार त्रिभुज लेने आपको ये वाले, तो इसके अनुसार हमारे पास देखिए क्या होगा, ए डैश बी डैश वाले में तो हमारे पास लंब यही होगा। यानी हमारे पास में आ जाएगा बी डैश ए डैश और दूसरे त्रिभुज का यानी एम पी, इसका लंब है ये एम पी या पी एम, इसका हमारे पास में लंब हो जाएगा पी एम बराबर आधार। देखिए इसका आधार हमारे पास देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ही आधार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही आधार है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास में आ जाएगा एफ बी डैश और इस त्रिभुज का आधार है पी से एफ तक, तो पी एफ ये इसका आधार होगा पी एफ। यहाँ तक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका होगा। एक ट्राइंगल लिया ए बी पी ए डैश बी डैश पी, सेकंड हमने लिया हमारे पास ए डैश बी डैश एफ, एक ले लिया हमने एम पी एफ, दोनों के लिए सेम कंडीशन लगाई। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मैंने यहाँ पर पी एम लिखा है ये दूरी है ये, और जब ये किरण इसकी अगर समांतर आई थी इसका मतलब एम पी जो है वो रियल में किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, या पी एम जो है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो मैं इस पी एम की जगह बी ए यूज कर सकता हूं क्योंकि ये जो किरण थी वो मुख्य अक्ष के समांतर थी, इस कारण से यहाँ पर पी एम की जगह में बी ए यूज कर सकता हूं। अब बढ़ते हैं इसके आगे, यहाँ से हमारे पास आगे हल करते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बन जाएगी बी डैश ए डैश अपॉन बी ए बराबर हमारे पास में है एफ बी डैश और हमारे पास में है पी एफ। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों से स्पष्ट है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा, यानी पी बी डैश अपॉन पी बी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट व इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो उसका राइट हैंड हमारे पास में है पी बी डैश अपॉन पी बी और इसका राइट हैंड हमारे पास में है एफ बी डैश अपॉन पी एफ, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास कंप्लीट आ जाता है यहां तक का। अब आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारे पास बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f के बीच में रिलेशन बताना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो फोकस से दूरी होगी वो मान लेते हैं v,
यहाँ पर वक्रता केंद्र से फोकस के बीच की दूरी होती है कैपिटल आर। नेक्स्ट हमारे पास में है बिंब, यहाँ पर था तो बिंब की दूरी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे स्मॉल यू। तो ये दूरियां हमारे पास यहाँ तक आ जाती हैं आपके ध्रुव बिंदु तक की। तो v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या और u बिंब की दूरी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए पी बी डैश, P से लेकर B डैश की जो दूरी है वो एक तरह से B के बराबर होगी यानी प्रतिबिंब की दूरी। PB, P से लेकर B के बीच की जो दूरी है वो आपकी U के बराबर होगी यानी बिंब की दूरी। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में PF, P से लेकर F के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास में F है यानी फोकस दूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट FB डैश, FB डैश, FB डैश, FB डैश ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास FB डैश को ऐसे रूप में कन्वर्ट करना है जो मान आपके पास अवेलेबल हैं। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ से, यहाँ B से लेकर P के बीच की जो दूरी है वो V है, यहाँ तक की दूरी F है, तो शेष ये वाली दूरी आपकी बच जाती है। तो इस बड़े मान में से इस छोटे मान को अगर मैं घटा देता हूं तो ये वाला मान मेरे को मिल जाएगा यानी V माइनस F मैं कर सकता हूं किसकी जगह, FB डैश की जगह। तो FB डैश की जगह मैं लिख सकता हूं PB डैश माइनस PF। तो इस समीकरण का रूप में ऐसे लिख सकता हूं PB डैश अपॉन PB बराबर, यहाँ PF अवेलेबल है, FB डैश की जगह मैं लिख सकता हूं PB डैश माइनस PF। यहां से लेके यहां तक की दूरी में से घटाना है, यहां से लेके यहां तक की, तो बीच वाली दूरी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास इनकी दूरियों का हम निर्धारण कर सकते थे। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम का उपयोग करेंगे। इक्वेशन नंबर 4। तो चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार, चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार, तो चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार हम यहाँ पर जानते हैं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर आपका मापन है तो वो आपके नेगेटिव साइन में आते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में आप मापन करते हो तो वो आपके पॉजिटिव में होंगे। लेकिन उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं कि अगर आपने वस्तु या बिंब को मिरर के बाईं साइड में रखा हुआ है, मिरर के बाईं साइड में रखा हुआ है, तो उस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड वाले टोटल मान होंगे नेगेटिव, जो कि आपके निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार यूज करते हैं। और अगर राइट हैंड में कोई मान माप रहे हो वो आएंगे आपके पॉजिटिव। ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर आप मान मापते हो वो आपके पॉजिटिव, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मान लेते हो तो वो आएंगे सब आपके नेगेटिव। तो हमारे पास ये जो सभी मान यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, जो कि इस फॉर्मूले में भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी मान जो हैं वो मिरर के बाईं ओर ही हैं। इसका मतलब इन सभी की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन में आएगी। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार PB डैश का जो मान होगा, और PB डैश का मतलब है, PB डैश का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी यानी V, और वो आ जाएगा हमारे पास किसमें, माइनस V में। नेक्स्ट हमारे पास में है PB। PB का मतलब है P से लेकर B के बीच की दूरी, जो हमारे पास किसके बराबर है, U के बराबर यानी बिंब की दूरी, और वो भी आएगी किसमें, माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास में है PF। हमारे पास में है PF यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी, और वो भी हमारे पास में आएगी किसमें, स्मॉल f यानी माइनस f में। अब आप यहाँ पर इसमें मान पुट कीजिए और हल कीजिए, इसलिए PB डैश की जगह यूज कीजिए माइनस V अपॉन PB की जगह यूज कीजिए माइनस U। बिल्कुल आराम से आप इसको कंप्लीट कीजिए। बराबर में देखिए PB डैश है यानी माइनस V है, यहाँ पर माइनस यूज करना है। PF का मतलब है माइनस F, माइनस ऑलरेडी पहले से है इसलिए ये आपके बन जाएगा प्लस में, या आपके स्मॉल f अपॉन में PF यानी माइनस F। अब आप इसको हल कर लीजिए और हल करके इसका आंसर कंप्लीट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा V अपॉन U बराबर माइनस F, इस दोनों के लघुत्तम में है तो आप यहाँ पर V में भाग दे दीजिए F का, ये हो जाएगा V अपॉन F, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस F में F का भाग देंगे तो आएगा 1, ये हमारे पास आ जाता है। आप यहाँ पर पूरे इक्वेशन में, आप यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में V का दे दीजिए भाग, या आप इसमें LCM ले सकते हो। LCM लेते हो तो U और F लघुत्तम आएगा, या आप ये कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन में आप V का भाग दे दीजिए, तो हमारे पास V बटा UV, V अपॉन FV 1 अपॉन V।
मैंने यहाँ पर v का दोनों तरफ भाग दे दिया। यहाँ पर इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पर बचेगा 1/u बराबर यहाँ पर बचेगा 1/f, 1/f यहाँ पर बच गया -1/v। आप इसका कर दीजिए ट्रांसफर, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और प्यारे विद्यार्थियों अब आपके पास ये फाइनल आंसर कंप्लीट भी हो चुका है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, और यही कहलाता है दर्पण समीकरण या मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, या बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में संबंध। सेकंड आप ये कर सकते हो कि अगर आपके उत्तल दर्पण है तो आप यहाँ उत्तल दर्पण बना लीजिए और उसके डायग्राम आपके पास चेंज हो जाएंगे। बाकी लैंग्वेज आप ये कि यही सेम टू सेम लिख सकते हो उत्तल दर्पण के लिए। तो ये हो गया हमारे पास आज का रिवीजन की सीरीज में फर्स्ट टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपके टॉपिक क्लियर होता है तो अन्य दोस्तों को भी इस समय तो बहुत आवश्यकता है रिवीजन की, तो आप उनको भी सेंड कर दीजिए ताकि उनके भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। नेक्स्ट में देखेंगे हम इससे आगे वाला कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।